Okay. Now in this question of rhombus, they're asking us about कि हमारे पास एक rhombus है और rhombus होने का मतलब है कि बहुत सारी आपके पास स्क्वायर वाली प्रॉपर्टीज़ भी लग सकती हैं कि स्क्वायर से सिमिलर होता है rhombus, जस्ट थोड़ा सा तिरछा हुआ है, टेढ़ा हुआ है. सो हमें अब क्या क्या पता होना चाहिए. दे हैव गिवन अस कि आपके पास इंटरसेक्शन हो रही है एट एक्स और उन्होंने दिया हुआ है कि एम आपके पास एक मिड पॉइंट है. तो मिड पॉइंट होने का ऑब्वियसली फ़ायदा होगा कि लेंथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. खैर अभी तो सबका काम ही नहीं है. उन्होंने बोला कि ट्राइंगल ए एक्स बी का शो करें कि वो एम एक्स डी से कैसे सिमिलर है. हेयर इज़ द ए एक्स बी, या क्या आपके पास ए एक्स बी और क्या है हमारे पास, और क्या एम एक्स डी दिस वन. ठीक है, आपने इन दोनों को शो करना है कि कैसे सिमिलर है. सिमिलर शो करने के लिए आप क्या कर सकते हैं. सिमिलर ट्राइंगल्स में ये होता है कि उनके एंगल्स वगैरह अगर आप शो कर दें ना, 3 एंगल्स अगर आपने शो कर दिए कि वो सिमिलर है तो वो काफ़ी रहेगा इन शोइंग कि आपके पास ट्राइंगल क्या है, सिमिलर. ठीक है, साइड्स का भी एक प्रूफ होता है लेकिन अभी साइड लेंथ वगैरह दी हुई नहीं है. वैसे तो आई कैन ऑल्सो मेक दिस कॉमेंट कि अगर आप देखें तो डी एम की लेंथ जो है वो हाफ होगी ए बी की लेंथ के मुकाबले में, राइट. क्योंकि डी एम की लेंथ आपके पास क्या है, मिड पॉइंट तक है ना. आई मीन उन्होंने मिड पॉइंट बोला था, एम मिड पॉइंट नहीं बोला, डिड दिस ये उन्होंने बोला तो नहीं. खैर डी सी नहीं बोला उन्होंने, सो आई कैन नॉट मेक दिस क्लेम. खैर चलें फिर हम एंगल के ज़रिए करते हैं. आई थॉट कि मिड पॉइंट दिया हुआ है, एम से कन्फ्यूज़ हो गया. खैर आप उसके अलावा एंगल्स के ज़रिए कैसे शो करेंगे. आपको ये नज़र आ रहा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल सेम होंगे. क्यों सेम होंगे, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं. ठीक है, तो आप एक क्लेम तो ये कर देंगे. यू विल से कि डी एक्स एम इज़ इक्वल टू वट, इज़ इक्वल टू ए एक्स बी. ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डी एक्स एम इक्वल्स ए एक्स बी. वैसे इसके ऊपर आपको एंगल भी कर देना चाहिए. एंगल इधर ये एंगल, ये कैप लगा दिया, इस तरीके से कर लेना चाहिए. मैंने लिख दिया चलें आप लोगों के लिए. और इसके अलावा आप ये इसके आगे रीज़न भी लिखेंगे क्यों है. आपने लिख दिया वी ओ ए नहीं लिखिएगा आप लोग पेपर में, पूरा लिखिएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आइडियली. वैसे वी ओ ए पे भी एक्सेप्ट हो जाता है क्योंकि वी ओ ए ऑफिशियल शॉर्ट फॉर्म है. अच्छा, दूसरा आप क्या देखेंगे, दूसरा आप एंगल्स देख लें और कौन से इक्वल आ रहे हैं. एक ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल. ये इक्वल इसलिए होगा बिकॉज जेड बन रहा है. अगर आप देखें ब्रॉडर पिक्चर में ये इनका बन रहा है जेड. ठीक है, अगर आप देख लें भाई ये जेड बन रहा है. अच्छा, जब जेड बनता है तो आपके पास जेड के जो इंटीरियर एंगल्स हैं ना वो सेम होते हैं. जो मैंने आपको दिखा दिया कि जेड के इस तरीके से एंगल सेम होते हैं. ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, सेम. ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल. ठीक है. अच्छा, अब आप क्या देखेंगे तो आपने इसमें बता दिया कि ए बी डी का एंगल सही, जो मैंने टॉप वाला एंगल बताया आपको, जो मैंने टॉप वाला एंगल कौन सा बताया था, दिस वन. और ये जो बॉटम वाला एंगल है कौन सा एंगल, बी डी एम. ठीक है, ये दोनों भी सेम है. या फिर आप ट्राइंगल पे ऊपर फोकस करें तो आप एक्स डी एम बोलें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उन्होंने दूसरा ट्राइंगल जो है ना ये वाला मेंशन करा है. ठीक है, तो मैं इसमें से रेफर करूँगा. मैं बोल रहा हूँ ऊपर वाला जो एंगल है ए बी डी में पूरा नहीं बोल रहा, ए बी एक्स बोलना चाह रहा हूँ. ए बी एक्स में किसी वजह से बोलना चाह रहा हूँ, दैट इज़ कि उन्होंने जो ट्राइंगल रेफर करा है ना वो ए एक्स बी है, तो मैं चाह रहा हूँ मैं उसी के अंदर आऊँ. ठीक है, क्योंकि मैं ट्राइंगल में सिमिलैरिटी शो करना चाह रहा हूँ ना. दूसरा कौन सा एंगल, एक्स डी एम, छोटे वाले ट्राइंगल में से एक्स डी एम. आप बोलेंगे कि ये दोनों क्या है, ये दोनों भी इक्वल हैं बिकॉज ऑफ व्हाट, ऑल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, वैसे तो हम थर्ड वाला एंगल को वैसे ही बोल सकते हैं इक्वल है. क्यों, क्योंकि ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड एंगल 180 डिग्री की कैलकुलेशन से निकलता है ना, 180 माइनस बाय अदर टू एंगल्स. ठीक है, तो थर्ड वाला एंगल तो ऑटोमेटिकली दोनों का इक्वल आ जाएगा क्योंकि अगर मैं दोनों को सेम वैल्यूज से माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि दो वैल्यूज तो ऑलरेडी सेम हो गई. अगर दो वैल्यू सेम हो जाती है ना ट्राइंगल की तो थर्ड वैल्यू ऑलरेडी सेम हो जाती है. तो वैसे दो प्रूव करना काफ़ी है, बट इन्होंने क्या बोला, इन्होंने 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया. सो आई शुड आइडियली भी गिविंग अनदर प्रॉपर्टी या कुछ बोलना चाहिए. वैसे मैं तीसरे वाले को ऑल्टरनेट एंगल से भी प्रूव कर सकता हूँ. तीसरा वाला दोबारा ऑल्टरनेट एंगल है क्योंकि अगर आप देखें तो उल्टा जेड भी बन रहा है, जिसको मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ. येलो से आप देखें तो एक और जेड बन रहा है. तो इसमें आप क्या बोल सकते हैं, ये वाला एंगल ये जो टॉप में है बी ए एक्स. ठीक है, दूसरा एक्स एम डी. ठीक है, ये भी आपके पास जेड का पार्ट है ना, ये भी इंटीरियर एंगल्स हैं. तो क्या लिखूँगा मैं, बी ए एक्स वाला एंगल बराबर है किसके, एक्स एम डी बेस्ड अपॉन वर्ड कि दोबारा से ऑल्टरनेट. ठीक है, आई एम लेजी टू राइट, तो मैंने बस ये लिख दिया. खैर आगे देख लेते हैं. आगे इन्होंने अच्छा चल एम इज़ द मिड पॉइंट बोल दिया. देखिए मुझे लग ही रहा था मिड पॉइंट है, तो मैं मिड पॉइंट वाले क्लेम वैसे नहीं करना चाहिए. एंगल्स वाला ज़्यादा सेफर होता है, लिखने के लिए बेहतर होता है. एम इज़ द मिड पॉइंट, तो डी सी ए बी आपके पास 8 है और बी डी 15 है. अपने डी एक्स कैलकुलेट करना है. तो सिमिलर जो ट्राइंगल्स होते हैं ना, सिमिलर ट्राइंगल्स में आप क्या करते हैं, आप इस तरीके से करते हैं कि आप लेंस का आपस में कंपैरिजन करते हैं क्योंकि रेशियो कंसिस्टेंट होता है. रेशियो कंसिस्टेंट होने का मतलब ये अगर दो ट्राइंगल्स हैं, ये साइड अगर 5 और ये साइड 10 है, इसका मतलब है टाइम्स 2 है.
तो इसका मतलब है कि अगर ये साइड 3 है तो ये साइड 6 हो जाएगी, डबल होती है, कंसिस्टेंसी होती है सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर, सही, क्योंकि वो इनलार्ज हुई भी होती है इसी में से। 5 अगर 10 हो गई तो 3 कितनी हो जाएगी, 6। तो आप क्या बोलते हैं, इनका रेशियो कंसिस्टेंट है, दैट मीन्स 10 डिवाइड बाई 5 भी 2 है और 6 डिवाइड बाई 3 भी 2 है। तो रेशियो का मतलब है डिवीजन। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें साइड्स को हम लोग डिवाइड करके दिखाते हैं और साइड्स को डिवाइड करके हम उनका रेशियो कंसिस्टेंट रख के उसकी इक्वेशन बनाते हैं। यानी कि सिंपल अल्फाज में अगर हम समझें, वी हैव द ट्राइंगल ए एक्स बी, ए एक्स बी है, और दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है हमारे पास एम एक्स डी। तो हमारे पास बताऊँ क्या क्या ऑप्शन होते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि आप कंपैरिजंस करें ए एक्स एम एक्स, यानी आप बोलें ए एक्स अपॉन एम एक्स, यानी इनका जो डिवीजन का रेशियो है वो बराबर आएगा किसके, एक्स बी एम डी, एक्स बी अपॉन एक्स डी, ठीक है, इक्वल्स एक और के साथ बराबर भी आएगा, वो है ए बी और एम डी, ए बी अपॉन एम डी, ये तीनों के साथ इनका रेशियो कंसिस्टेंट आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब आप लेंस को आपस में डिवाइड करेंगे तो 2 आ रहा था ना दोनों का सेम, क्योंकि सिमिलर शेप उससे इनलार्ज भी होती है। तो अब आप इनमें से कोई ऐसा वाला रेशियो यूज़ करेंगे जिसकी आपको वैल्यूज़ पता है, उन्होंने ए बी दिया हुआ है और बी डी दिया हुआ है, ठीक है, ऑब्वियसली ट्रिपल इक्वेशन तो यूज़ नहीं करते ना, कोई 2 साइड ही यूज़ करेंगे, मतलब जैसे हाफ पोर्शन थोड़ा सा। खैर अभी उन्होंने क्या क्या दिया हुआ है, उन्होंने दिया हुआ है ए बी और बी डी, ए बी और बी डी कहाँ पर है, ए बी ये रहा, बी डी तो है ही नहीं, जो भी है, अच्छा बी डी का काम आ जाएगा, ठीक है, बी डी उन्होंने कहाँ दिया हुआ है, एक सेकेंड, बी डी हाँ उसका यूज़ आ जाएगा कहीं ना कहीं पर। खैर अभी देखते हैं, चलें इसमें इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, बी डी उन्होंने 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डायगनल दिया हुआ है, और 8 दिया हुआ है ना उन्होंने, 8 ये दिया हुआ है, 8 का मिडल हम निकाल सकते हैं, वो 4 हो जाएगा। खैर और क्या कर सकते हैं, दे हैव नॉट टोल्ड अबाउट, और कुछ तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन हम कुछ लेंस अज्यूम कर सकते हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बोला। व्हाट वी कैन डू इज़, मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, आई एम गोना इरेज डायग्राम अ बिट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पहले साइड्स यहाँ पे ज़रा पुट करना है। यूजुअली साइड्स वाले जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, वो पिक्चर पे अगर नहीं बने हुए ना, तो आपको पिक्चर के ऊपर वैल्यूज प्लॉट कर लेनी चाहिए। ए बी 8 है और बी डी 15, ए बी इज़ 8 एंड बी डी इज़ 15, आई पुट इट हियर, ए बी इज़ 8 एंड बी डी एज अ होल मैं कहाँ पुट करूँ, इसको मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, पूरी 15 है, ठीक है। अब देखें, अब हमारे पास कंपैरिजन ड्रॉ हो सकते हैं किस किस के, हम इसका और इसका तो कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं कि ये वाला लेंस का, अच्छा ये वाली लेंथ भी बाय द वे मुझे पता है, देखें रोम्बस आपको पता होना चाहिए, रोम्बस जब मैंने हेard द वर्ड रोम्बस तो मैं समझिए इस क्वेश्चन में स्क्वायर वगैरह काम आ सकता है, मतलब साइड्स इक्वल होती है ना, ए बी की जो साइड है वो डी सी के इक्वल होगी, क्योंकि रोम्बस है, रोम्बस स्क्वायर की तरह होता है, तो डी सी की टोटल वैल्यू 80 होगी, तो डी सी की टोटल वैल्यू 8 है और एम मिड पॉइंट है, तो मतलब 4 में स्प्लिट हुआ होगा ना, 4 ये रहा, तो बच्चे देखें एक और लेंथ पता चल गई। अब मैं क्या करूँगा, मैं कंपैरिजन ऐसे ड्रॉ करूँगा कि मैं बोलूँगा कि आपके पास ए बी अपॉन डी एम, ए बी अपॉन डी एम, वैसे मैंने लिखे हुए थे नीचे, मैंने क्या लिखा था, ए बी अपॉन एम डी बोला था ना मैंने, ए बी अपॉन एम डी में यूज़ कर सकता हूँ। अब देखिए आपने ये देखना है कि आप कौन सा वाला कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। आपके पास ए बी गिवन है, जो मैंने अभी ऊपर आपको दिखाया 8 था, एम डी गिवन है 4 जो हाफ था, ये वाला आपको पता है, और आपने क्या करना है, डी एक्स निकालना है, तो डी एक्स का है, डी एक्स ये रहा, डी एक्स आपको निकालना है, तो ऑब्वियसली आपने ये वाला कॉम्बिनेशन भी यूज़ करना पड़ेगा ना, क्योंकि दीज 4 विल मेक अ कॉम्बिनेशन जिसको हम यूज़ करके, सॉरी हाईलाइटर ये भी यूज़ कर दिया मैंने दोबारा, सो हमने यही कॉम्बिनेशन यूज़ करना होगा, बिकॉज दिस कॉम्बिनेशन इज़ गना बी यूज़फुल फॉर इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज़, क्योंकि इसकी बाकी वैल्यूज़ हमें पता है, बाकी सारी वैल्यूज़ पता है क्या, देख लेते हैं, अभी तो पुट करके देख लेंगे। एक्स भी पता है हमें क्या, एक्स भी नहीं पता, बट हम क्या, हमारे पास एक तरीका है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि हम अलजेब्रा करेंगे, जब भी कोई क्वेश्चन में वैल्यूज़ अननोन हो ना, तो अलजेब्रा आपको हेल्प करेगा। अलजेब्रा कैसे हेल्प करेगा, देखें आपको ए बी और एम डी तो पता है, ए बी इज़ 8 और एम डी इज़ 4, मैं ज़रा वैल्यू पुट करके भी आपको दिखा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है, आपके पास ए बी की वैल्यू मैंने, ए बी 8 था, सॉरी ए बी 8 था, ए बी को मैं पुट कर देता हूँ 8, एम डी वॉज 4, ठीक है। अब हमें एक्स डी तो निकालना है, एक्स डी बोले डी एक्स बोले डजंट रियली मैटर, तो मैं डी एक्स लिख देता हूँ, उन्होंने क्योंकि डी एक्स बोला है। अब ऊपर वाली वैल्यू पता होनी चाहिए ना, ऊपर वाली वैल्यू पता होगी जब भी तो काम होगा। अब ज़रा देखें आप क्या करेंगे, क्योंकि 3 वैल्यूज़ पता होंगी जब भी तो 4th वैल्यू फाइंड हो सकती है। अब बी डी टोटल 15 दिया हुआ है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से छोटे वाले पोर्शन को बोल देता हूँ कि नहीं, छोटे वाले पोर्शन को बोलूँ, लेट मी थिंक, जो किसी को भी बोल सकते हैं, डजंट रियली मैटर, मैं छोटे वाले पोर्शन को एक्स बोल देता हूँ, ठीक है, ये हो गया एक्स। तो दूसरी लेंथ क्या हो जाएगी, दूसरी लेंथ हो जाएगी 15 माइनस एक्स, क्योंकि 15 टोटल था, 15 उसका टोटल पोर्शन था, जिसमें से मैंने हाफ थोड़े से पोर्शन को बोल दिया एक्स, तो बाकी का जो पोर्शन है, वाई डू आई कीप यूजिंग इरेजर, ठीक है। तो आपके पास डी से लेकर जो एक्स तक का पोर्शन था वो मैंने उसको बोल दिया एक्स सेंटीमीटर, और 15 टोटल था ना, 15 टोटल कहाँ से कहाँ तक, डी से लेकर बी तक। सो डी से लेकर बी तक में, डी से लेकर एक्स को अगर मैं एक्स कह रहा हूँ, तो इट्स लाइक अगर आप सोचें मैं यहाँ पे अगर मैं 3 बोल दूँ
तो आप क्या बोलेंगे कि ये वाला जो रिमेनिंग पोर्शन है वो 12 हो जाएगा ना, क्योंकि 12 और 3 मिला के टोटल 15 बनते हैं. सो सिंपली यू डू लाइक कि टोटल में से वो वैल्यू माइनस कर दी, टोटल में से वो वैल्यू माइनस कर दी कि टोटल लेंथ 15 है, जिसमें से स्टार्टिंग का पोर्शन x ऑक्यूपाइड है. तो रिमेनिंग पोर्शन कितना हो जाएगा 15 माइनस एक्स. रिमेनिंग पोर्शन कितना हो जाएगा 15 माइनस एक्स. ठीक है, मैं यहाँ पे 15 को हटा रहा हूँ. 15 के बजाय मैं क्या लिख रहा हूँ, 15 के बजाय आई विल राइट 15 माइनस एक्स, क्योंकि एक पोर्शन x है, दूसरा 15 माइनस एक्स. इवन इफ यू वांट टू सी इट मैथमेटिकली, तो देखें एक पोर्शन x है, दूसरा 15 माइनस एक्स, तो टोटल कितना हो गया, टोटल 15 हो गया ना. वही बात जो मैं आपको बता रहा था. ठीक है, तो हमेशा अगर एक चीज़ पता होती है दूसरी निकालनी होती है ना, यू हैव टू माइनस, तो वो रिमेनिंग लेंथ पता चल जाती है. ठीक है, अगर रिमेनिंग निकाल रहे हैं तो. खैर, एक की वैल्यू x आ गई 15 माइनस एक्स. अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब आप कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं. देखिए आपको dx पता है, dx का मैंने नेम दे दिया x ना डायग्राम के अंदर, और x भी आ गया 15 माइनस एक्स. dx में क्या आ गया, dx में अब आ जाएगा x, अब राइट है, dx में आ जाएगा x, और ऊपर वाले में आ जाएगा 15 माइनस एक्स, क्योंकि bx अगर आप देख लें तो ऊपर आपको नजर आ जाएगा bx में कितना है 15 माइनस एक्स. अभी अलजेब्रिक की इक्वेशन हो गई जो इजीली सॉल्व हो सकती है. आई कैन एक्चुअली डू ऑल्सो सम सिम्प्लिफिकेशंस. अगर 4 1 4 4 2 8 ये भी कर सकता हूँ मैं पहले, इससे और छोटा हो जाएगा, क्योंकि आप जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी ना, ये 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 माइनस एक्स के साथ, और x मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ. अगर 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 माइनस एक्स के साथ, तो वो हो जाएगा, उसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, सॉरी इसको मैं साइड पे कर देता हूँ. यहाँ पर 1 जब 15 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 15 माइनस एक्स हो जाएगा, और 2 दूसरे साइड पे जाके x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और शुड आई से x दूसरी साइड पे जाके 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो वो 2x हो गया. ठीक है, और इसको अगर आप इवैल्यूएट कर लें तो माइनस एक्स यहाँ जाके प्लस एक्स हो गया, 3x इक्वल्स 15, और x की वैल्यू आ गई 5, क्योंकि डिवीजन हो जाएगा. ठीक है, और x की वैल्यू जब 5 आ गई तो x इटसेल्फ वाज dx. ये ज़रूर चेक कर लिया करें कि x आपका रिक्वायर्ड वैल्यू थी या कुछ और था, क्योंकि कुछ और भी हो सकता है. ठीक है, ज़रूरी नहीं होता कि x ही आपने निकालना है, डिपेंड्स अपॉन कि dx की वैल्यू क्या थी. dx यहाँ पर x ही हमने यूज़ करा था ना, तो x की वैल्यू तो आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 5. ठीक है, कंप्लीट द स्टेटमेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल वगैरह. ठीक है, अब हमें उनका एरिया का कंपैरिजन करना है. ठीक है, आप ज़रा लेंथ का पहले कंपैरिजन देख लें. लेंथ का कंपैरिजन क्या था, लेंथ का कंपैरिजन ये था कि एक 4 थी, दूसरी 8 थी, तो 1:2 था. राइट, तो 1:2 था. अब एरिया में क्या होता है, उसका स्क्वायर होता है. एरिया का जो आपका फॉर्मूला है ना, उसमें ये है, एरिया के फॉर्मूले में आपके पास ये होता है, आप बोलते हैं L1/L2 इक्वल्स A1/A2. ऐसा नहीं, बल्कि रादर L1/L2 का स्क्वायर कर देते हैं. एरिया में क्या होता है, आपके पास सिमिलर शेप्स के अंदर ये फॉर्मूला यूज़ होता है कि उनकी जो लेंथ है उसका स्क्वायर से उसका रेशियो होता है. ठीक है, उसके पीछे भी लॉजिक्स हैं, बट ऑब्वियसली अभी हम उसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे. राइट नाउ वी आर जस्ट डिस्कसिंग अ पेपर. तो लेंथ का रेशियो क्या था, लेंथ का रेशियो आ रहा था 2:1. राइट, उस वाली की डबल लेंथ थी, उसकी 1. अब लेकिन इसका स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, एरिया का रेशियो क्या हो जाता है, उसका स्क्वायर, और वॉल्यूम का होता तो क्यूब हो जाता. 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो ये 4 हो जाएगा. ठीक है, आपके पास एरिया के अंदर लेंथ का स्क्वायर का रेशियो होता है. 17th क्वेश्चन के अंदर दे आर सेइंग राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल से मेरे डायरेक्टली माइंड में क्या हो जाना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम खुल जाना चाहिए. बेस दी हुई है, हाइट दी हुई है, बेस इज x, हाइट इज 7 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द बेस. अब याद रखना है देन द बेस बोला है, देन द बेस का मतलब है बेस इज द बिगर वन. जो बिगर वन होता है वो पहले लिखी जाती है, उसमें से स्मॉलर माइनस, उसमें से लेंथ को माइनस कर जाता है. लाइक अगर मैं बोलूँ समथिंग इज़ 15 और उससे 5 लेस, तो यू विल डू 15 माइनस 5 ना, नॉट 5 माइनस 15. तो इस तरीके से x इज़ द बिगर वैल्यू, क्योंकि उन्होंने बोला शॉर्टर देन द बेस. ठीक है, और उसमें से 7 माइनस कर दी, क्योंकि उन्होंने बोला 7 सेंटीमीटर शॉर्टर. हाइपोटेन्यूज का उन्होंने बोला 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द बेस. प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सीधा करें उल्टा करें, एक ही बात होती है, 2+3 और 3+2. तो आपने बोला बेस से 2 ज़्यादा, तो बेस x थी और +2. ठीक है, सारी वैल्यूज आ गई. अब बोल रहे हैं आप इससे इक्वेशन बना दें. वैसे तो उन्होंने नहीं बोला कि आप पाइथागोरस यूज़ करें, बट आपके माइंड में सबसे पहले राइट एंगल सुन के यही आना चाहिए कि आपने पाइथागोरस करना है. सही, आपने यही सोचना है. अब पाइथागोरस आपने कैसे करना है, हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ x+2, हाइपोटेन्यूज में आ जाएगा यहाँ पर x+2. बेस में आ जाएगा x जो उन्होंने बताया था. हाइट में कितना आ जाएगा x-7. बस सिंपल हो गया. अब इसके बाद तो पाइथागोरस लगा दें, h² इक्वल्स p² प्लस b² बोलें या c², जो भी आपने c² इक्वल्स a² प्लस b², आइदर वे कोई भी कन्वेंशन चल सकती है. हाइपोटेन्यूज कितना है x+2 का स्क्वायर आ जाएगा. परपेंडिकुलर यानी कि इसकी हाइट कितनी है, परपेंडिकुलर हाइट को ही कहते हैं, x-7 का स्क्वायर. बेस कितनी है x, तो x का स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें स्क्वायर करनी होती हैं. उसके बाद अगर आप इवैल्यूएट कर लें तो ये हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 4, ये हो जाएगा x² प्लस 14x प्लस 49. और अगर किसी को क्लियर नहीं कि ऐसा क्यों है, तो मैंने ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करा है. ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस b², और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab प्लस b². ठीक है, लास्टली आपके पास क्या है, प्लस x². ये आ गया.
उसके बाद आप क्या करेंगे, खाली इसको एवेलुएट कर लें। यहाँ पर अप्लाइड टर्म्स को एक साथ भी बुला सकते हैं। क्या करेंगे, वैसे कि मैं दिखा दूँ आपको, मैं यहीं से कटिंग कर रहा हूँ। आइडियली तो नहीं करनी चाहिए, बट आप समझ रहे होंगे कि आप जब ये एक्स स्क्वायर ये वाला जो है ना, जब ये दूसरी साइड पर आ जाएगा तो ये माइनस होगा, तो मैं इसको डायरेक्टली कैंसिल कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर ये हट जाएगा, ठीक है। इस साइड पर खाली बचा आपके पास एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये जो 4x प्लस में है ना, ये दूसरी साइड पर आके क्या हो जाएगा, माइनस होगा, ठीक है। तो -14 तो वहाँ पर पहले से है, -14x एंड -4x कितने हो जाएंगे, -18x, ठीक है। 49 ये रहा, और ये +4 दूसरी साइड पे आके माइनस होगा ना, +4 भी इधर आकर, बहुत ज़्यादा खिचपिच बन गई, बट कोई बात नहीं, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। 49 - 4 करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 45। तो आप देख सकते हैं मैंने ये पूरा जो है वो रंग बिरंगा बना दिया, और ये आपके पास इक्वेशन बन गई, ठीक है। एक्स स्क्वायर -18x + 45 = 0, ये आपके पास इक्वेशन सेट हो गई जो उन्होंने बनाने को कहा था, ठीक है। शो वाले क्वेश्चन तो लाजमी सही होने चाहिए, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव द आंसर, दैट सिंपली मीन्स दिस। अच्छा, इसमें क्या करना है, आपने सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन, उनकी बात मान लें, अदरवाइज़ क्या होगा, वो मार्क्स काट सकते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन की तरह आपने सॉल्व करना है, तो आप क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। 45 का ऐसा फैक्टर सोचना है, ऐसा पेयर सोचना है कि 18 बन जाए। 45 कैसे कैसे बनता है, 315 और आइडियली हमारा उसने इतना आसान क्वेश्चन दे दिया, 315 से डायरेक्टली पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है। टेबल्स ऑब्वियसली अगर आपको ज़्यादा आते होंगे तो वो करना थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 315 से 18 बन जाता है, क्योंकि 3 और 15 को ऐड करके 18 बन जाता है, मिडिल टर्म बनानी होती है हमें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसमें माइनस में लिखेंगे दोनों चीज़ें, -3x एंड -15x। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हमें -18 बनाना है, नॉट +18। तो मैंने दोनों माइनस माइनस करे, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस करके -3x -15x इज़ -18x, ठीक है। मिडिल टर्म ब्रेक हो गई, +45 आ गया, = 0 आ गया। फर्स्ट टू टर्म में से आप कॉमन लेंगे, फर्स्ट टू टर्म में से आप क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। इन दोनों में से x कॉमन है, तो ब्रैकेट में आ गया x -3, क्योंकि पहले में से x बचा, 2x से 1 बचा, और दूसरे में से x चले गया, ठीक है। इन दोनों में से आप कॉमन क्या लेंगे, -15। व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज़ कि आप माइनस के साथ कॉमन लेते हैं, जो आपके पास टर्म होती है ना, उसके साथ जो साइन होता है, वो फर्स्ट वाली टर्म का जो साइन होता है वो भी कॉपी होता है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x -3, नॉट बिकॉज कि मैं फोर्सफुली कर रहा हूँ, बिकॉज एक्चुअली बच रहा है। इसको फोर्सफुली इक्वल नहीं करा करें, एक्चुअली चेक कर लिया करें। आप देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो इसलिए स्टार्ट वाली टर्म में मेरा प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब नज़र आ रहा है, तो मतलब वो प्लस है, ठीक है। 15 तो मैंने ले लिया, 15 तो मैंने ले लिया ना कॉमन के तौर पे, तो खाली क्या बचा, खाली x आ गया, ठीक है। अब दूसरी जगह पे क्या करना है, इरेजर यूज़ करना पड़ेगा पहले मुझे। दूसरी जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा, वेट, दूसरी जगह पे आई हैव टू सी दिस थिंग कि 15 में से आपने 45 देखना है, 15 3 × 45। दूसरा साइन भी देखना है, ये माइनस है और ये प्लस, माइनस प्लस का आपके पास साइन क्या बना, दूसरा साइन माइनस, ठीक है। साइन भी मैच करने, सब चीज़ें आपने चेक करके करनी है। आई नो दिस डायरेक्टली कि सही करा है मैंने, बट आपने सारी चीज़ों को एक्चुअली वेरीफाई करके देखना है कि कहीं गलत तो नहीं हो गया, क्योंकि यही वेरिफिकेशन है कि x -3 दोनों में सेम आने चाहिए। अब आप क्या करते हैं, x -3 को एक दफ़ा लिख देते हैं, इट्स लाइक कि कॉमन का कॉमन लिया है कि 2 x -3 आ रहे हैं, तो एक दफ़ा कॉमन कर दिया, और बाकी जो टर्म्स बची हैं x -15 उसको एक दफ़ा लिख दिया, ठीक है। अब =0 सेट हुआ हुआ, तो वो मैंने भूल गया लिखना, ये लिखा हुआ, ठीक है। एक दफ़ा x -3 को =0 सेट करेंगे, एक सेकेंड, वैसे इसके पीछे भी लॉजिक्स हैं, क्योंकि x -3 एक फैक्टर है, x -15 एक फैक्टर है, और दो फैक्टर्स अगर मल्टीप्लाई होकर =0 होते हैं, उसका मतलब है दो ही ऑप्शन है, कि या तो फर्स्ट आपके पास नंबर 0 है, या तो दूसरा नंबर 0 है, बिकॉज टू नंबर्स कैन ओनली मेक अ 0 इन अ प्रोडक्ट व्हेन वन ऑफ देम इज़ 0 और द अदर वन इज़ 0। तो जब भी हम ये करते हैं कि आप फर्स्ट वाले को 0 सेट करते हैं और दूसरे वाले को 0, इससे आंसर x = 3 आ जाएगा, और दूसरे से 5 आ जाएगा। मैं डायरेक्टली यहीं पर पुट कर देता हूँ, सॉरी 5 नहीं 15, -15 आ जाएगी, +15, और एक क्या आ गया 3, ठीक है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल आपने निकालना है, ओके। एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैसे निकालना है, अच्छा ये ट्राइंगल था हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल था। राइट एंगल ट्राइंगल तो आपके पास तो क्या होता है, हाफ BH होता है ना, सिंपली आप जल्दी से कर सकते हैं। हाफ BH में क्या क्या वैल्यूज़ यूज़ होंगी, ये आपकी बेस थी x, और हाइट कितनी थी x -7, ये याद रखिएगा, सही भाई। आपके पास क्या है, हाफ BH, ठीक है। बेस आपके पास x थी, तो अब हम x की कौन सी वैल्यू यूज़ करें, डिड आई मेक अ मिस समवेयर, क्योंकि दो वैल्यूज़ क्यों आ गई, बट एक ओके नेगेटिव लीड हो जाएगी, ठीक है। सो दे मेड दिस थिंग, अच्छा एक नेगेटिव वैल्यू डील हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। बेस की वैल्यू उन्होंने दी हुई थी हमें, बेस को उन्होंने बोला था x, और हाइट को उन्होंने क्या बोला था, हाइट को उन्होंने बोला था x -7, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही बोला था। अब देखें दो वैल्यूज आई है ना, x की वैल्यू 15 भी आई है 3। अब बच्चे हो जाएंगे कन्फ्यूज़ कि उन्होंने कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है, x की पहली या दूसरी। आप जब डाल के चेक करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अगर देखें मैं 15 यूज़ करता हूँ ना, वैसे 15 ही राइट वैल्यू है, तो x की वैल्यू तो 15 है, और 15 - 7 कितना हो जाएगा 8। तो ये सही वैलिड वैल्यूज़ लग रही है ना, 15 और 8 हो सकती है बेस और राइट। अब आप बोलेंगे कैसे पता हमें हो सकती हैं, अब ज़रा देखें। अब दूसरी वैल्यू थी 3, अगर मैं 3 डाल के देखता तो बेस तो हो रही थी 3, क्योंकि x बेस को x है, x की वैल्यू 3,
और अगर मैं हाइट के लिए करूँ 3-7 है ना, 3-7 करूँ ना, x-7, तो मतलब 3-7 तो कितना हो जाता है -4। क्या हाइट -4 हो सकती है? नहीं हो सकती। ये क्या ट्राइंगल ज़मीन के अंदर जा रहा है? नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। सो ऑब्वियसली ये डिस्कार्डेबल वाली वैल्यू है, एक वैल्यू डिस्कार्डेबल है। डिस्कार्डेबल से मतलब ये नहीं कि ऊपर मार्क्स कटेंगे, रादर ये कि आपके अगले पार्ट में यूज़ नहीं हो रहे। लेंथ्स वाले क्वेश्चन के अंदर हमेशा तकरीबन ऐसा हो रहा होता है कि कोई ना कोई एक वैल्यू डिस्कार्डेबल होती है। अगर वो स्क्वायर्स के अंदर डील कर रहा होता है तो वो 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं, उसमें से एक सही नहीं होती। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या आ गई? एक वैल्यू आ गई बेस की 15 और हाइट की कितनी आ गई 8। तो मैं ये वाली वैल्यूज यूज़ करूँगा 1/2 15 टाइम्स 8, दोनों चीज़ें आ गई। यूज़ द कटिंग थिंग ताकि कटिंग से जल्दी हो जाए। 2 1 2 2 4 8, 15 टाइम्स 4 कर लेना चाहिए, 60 हो गया। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है 200 एप्पल्स। ठीक है, उन्होंने उसके मासेस वगैरह दिए हुए, डिफरेंट रेंजेस फ्रिक्वेंसीज भी दिए हैं। परसेंटेज ऑफ एप्पल्स निकालना है विद अ मास ग्रेटर देन 110। ग्रेटर देन 110 कहाँ पर है? ये ज़रूर देख लेगा कि आप साइंस सही पढ़ लें, उल्टे सीधे ना हो जाए। तो ये 110 से कम तक है। ठीक है, ये तो 110 से इक्वल या उससे कम है। ठीक है, लेकिन हमें उसके आगे बोले ग्रेटर देन 110, तो ग्रेटर देन 110 में ये आ रहा है और ये आ रहा है, क्योंकि 110 के बाद आ रहा है नहीं, 110 से 120। और ये 110 में देखें इक्वल्स टू नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है 110 से ग्रेटर है। सही, क्योंकि एम की तरफ फेस है, एम बड़ा है। तो 80 एंड 40 आर दोज पीपल तो नहीं, मतलब फ्रिक्वेंसी दैट आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर 110 से ग्रेटर वाले मास। ठीक है, स्टार्टिंग वाली जो वैल्यूज हैं वो कहाँ से कहाँ तक मास है? 80 से लेकर 110, हमें 110 से बड़ा देखना है। तो 80 और 40 जो टोटल एप्पल्स जो जिनका वजन 110 से ज़्यादा है, दोज आर 120 एप्पल्स। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज के लिए जितने मार्क्स आए 120 वो ऊपर आ गए। ठीक है, एक सेकेंड, जितने मार्क्स आए 120 वो ऊपर आ गए। और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा टोटल वैल्यू। टोटल कितने थे? 200 एप्पल्स। ठीक है, टाइम्स 100 करेंगे क्योंकि उन्होंने परसेंटेज बोला है। ठीक है, यूज सम कटिंग, 00 से 00 कैंसिल, 2 टाइम्स 6, 60% आ गया फ़ौरन। ठीक है, आई होप मैंने कुछ मिस तो नहीं करा, नहीं करा। ठीक है, ऑलवेज जस्ट डबल चेक योर आंसर। ठीक है, कब पता नहीं होता मैथ्स में कब आप कोई सिली मिस्टेक कर लें, तो कहीं पे कुछ लग रहा है ना कि कहीं पे मैंने कैलकुलेशन जल्दी कर ली, तो उसको डबल चेक ज़रूर कर लिया करें। आई एम सजेस्टिंग यू गाइस व्हाइल यू आर डूइंग द पेपर। अब ये बोले ऑन द ग्रेड ड्रॉ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, हिस्टोग्राम बनाने के लिए उन्होंने आपको खुद आसानी करके दे दी, दे ऑलरेडी लेबल्ड कि आपने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यूज़ करनी है और मास यूज़ करना है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है। डेंसिटी का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ कितनी अपेयर हो रही है, लाइक जैसे फिजिक्स में होता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम, के मास कितना है पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है पर क्लास विड्थ, कि क्लास विड्थ के हिसाब से फ्रीक्वेंसी कितनी है। क्लास विड्थ का मतलब आप सिंपली रेंज समझ लें, कितनी जो रेंज दी हुई उन्होंने डेटा की, मैं आपको दिखाता हूँ। तो उस फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर लेना क्लास विड्थ से। मैं आपको एक सेकंड दिखा देता हूँ। फ्रीक्वेंसी और क्लास विड्थ को ज़रा देखें आप लोग, मैं यहीं पे कैलकुलेट करूँगा। सही, यहीं पे कैलकुलेट करूँगा। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 30। क्लास विड्थ का मतलब है रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही है। 80 से 100 का मतलब 20 की रेंज है, तो 20 आ जाएगा। सही, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई क्लास विड्थ। फ्रीक्वेंसी ऊपर लिखी, क्लास विड्थ नीचे, इसको कर लें तो 1.5 हो गया। ठीक है, इसको जल्दी जल्दी करेंगे। 50 लिखा, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ कितनी है? 10, हो जाएगी 5। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 80 और क्लास विड्थ कितनी है? 10। 110 से 120 में 10 का गैप है ना, 8 हो गया। फिर 40 फ्रीक्वेंसी है, क्लास विड्थ कितनी है? 20, ये हो गया 2। ठीक है, सारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ गई। सबकी डेंसिटी कितनी है? 1.5, 5, 8 एंड 2। मुझे याद होगा भी 1.5, 5, 8 एंड 2 लिख देते हैं, बल्कि आई एम बीइंग ओवर एफिशिएंट। यहाँ पे लिख देता हूँ 1.5, 5, एक सेकेंड, हाँ 5, 8 एंड 2, 5, 8 एंड 2। ठीक है, और वैसे तो रेंजेस भी देखनी पड़ेंगी, देयर वाज नो पॉइंट। मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि वो कहाँ से कहाँ तक का डेटा है। सही, स्टार्ट वाला जो डेटा है वो 80 से 100 जा रहा है। सही, 80 से 100 की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी आई है? 1.5। 80 से 100 की डेंसिटी कितनी आई है? 1.5। तो मैं क्या करूँगा? अब लुक एट द 80 से 110, सॉरी 80 से 110 था, नो 80 से आई थिंक 100 था। 80 से 100, 80 से आई विल सी 100, 80 ये रहा, 100 ये रहा, और इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 1.5 थी, तो 1.5 ये रहा। आइडियली इसको आप सही से मिडल में लगाएगा, ये रहा। ठीक है, और मैं यहाँ तक का क्या बना दूंगा? एक रेक्टेंगल बना दूंगा। ठीक है, यहाँ तक मुझे क्या बना देना है? एक रेक्टेंगल। अब होपफुली मैं अच्छा बना दूँ। वैसे मुझे स्केल यूज़ कर लेना चाहिए, चलो आप मान देगा। ठीक है, जस्ट काउंटेड कि मैंने मिडिल में बनाया। ठीक है, मिडिल में क्यों होगा? 1.5, 1 और 2 के बिल्कुल मिडिल में। ठीक है, ये हमने एक ट्राइंगल बोल रहा हूँ, एक रेक्टेंगल बना दिया। दूसरा हमारे पास 5 है ना, 1.5 के बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है? 5। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाई एक्सिस पे दी हुई है ना, तो मैं 5 तक जाऊँगा। ठीक है, और ये भी देख लें वो कहाँ से कहाँ तक है, कंसिस्टेंट नहीं होता। कभी कभार 20 का गैप होता है, कभी 10 का। 100 और 110 में कितना गैप है? 10 का। तो अब जो 10 वाला आपके पास नीचे गैप होगा एक्स एक्सिस में, उसको आपने कितनी हाइट तक लेके जाना है? 5 तक। सही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 5 है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपको नज़र आ रही होगी, ये लिखा हुआ। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कहाँ तक जाना है? 5 तक जाना है हमें।
तो 1/10 वाले तक, 1/10 वाले तक ये रहा, 1/10 का 5 ये रहा, 1/10 का 5 पे मैंने डॉट लगा दिया। अब आप इसका भी क्या बना दें, एक रेक्टेंगल, ठीक है, एक बॉक्स बना दें, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है, ये हमने बना दिया, सही। अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, यू हैव टू गो टिल 110 से 120। आपके पास नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो 110 से 120, अगेन 10 का गैप है और उसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 8 आई थी, ठीक है। तो 10 का गैप है 110 से 120 और मैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कहाँ तक जाऊँगा, 120 तक 8, 120 के 8 तक, क्योंकि 110 से 120 बोले ना, और 8 तक का हमने क्या बना दिया, आई विल मेक अ रेक्टेंगल विच इज़ अगेन अ बैड वन, बट ओके इट्स ओके, ठीक है, ये हमने बना दिया। एक और क्या बना दिया, सही से बनाएगा इसको एग्जाम में, लाइक ऑब्वियसली हम तो बना सकते हैं, हम तो रफ कर रहे हैं अभी, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद लास्ट क्या है हमारे पास, लास्ट आपके पास है 120 से 140 जा रहा है, 20 का गैप है, सही है, 20 का गैप है, और उसमें आपके पास डेंसिटी कितनी आई थी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 2 आई थी। तो हमने 140 तक जाना है और 2 के हाइट तक जाना है, ठीक है, 140 के 2 की हाइट तक जाना है। तो ये आपके पास आखिरी रेक्टेंगल बन गया, ऑब्वियसली विच इज़ थोड़ा सा थिकर रेक्टेंगल है, थोड़ा सा ब्रॉडर है, वाइडर है, क्योंकि उसकी रेंज डबल हो गई। तो ये पूरा बन गया फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, विच आर ईजी मार्क, बट थोड़े से बोरिंग मार्क्स हैं कि ज़्यादा ड्राइंग करनी पड़ जाती है। खैर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, ये यकीन नहीं, अच्छा उसका नहीं है, ठीक है। अच्छा उन्होंने दिया हुआ है सॉलिड हेमिस्फीयर एंड सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सॉलिड से फ़र्क पड़ता है कि वो वाला एरिया शेड हो सकता है, नहीं हो सकता। कोई चीज़ सॉलिड नहीं होगी तो उस जगह पे पेंट नहीं हो सकता, पेंट नहीं हो सकता मतलब वो वाला सरफेस एरिया काउंट नहीं होगा। खैर ये बात आपको समझ में आ जाएगी जब हम क्वेश्चन को आगे देख रहे होंगे, बिकॉज यकीनन इसका यूज़ होगा। जैसे ये आप देखें ना, ऊपर वाला जो फेस है, हेमिस्फीयर ऐसे भी तो हो सकता है कि ऊपर से हॉलो हो, जैसे कि बाउल हो। अगर कोई बाउल होगा तो वो तो ऊपर से हॉलो होगा ना, उसको तो कलर नहीं कर सकते ऊपर से। तो अगर कोई चीज़ सॉलिड होती है तो वो ऊपर से कलर हो सकती है, अदरवाइज़ वो कलर नहीं हो सकती। ठीक है, कलर ना होने का फ़र्क क्या पड़ता है कि सरफेस एरिया काउंट होगा या नहीं होगा। अगर तो कलर हो सकती तो सरफेस एरिया है, ठीक है। अब उन्होंने क्या क्या दिया हुआ है, लेट्स फोकस ऑन द डेटा। रेडियस दिया हुआ है ऑफ द हेमिस्फीयर 3x, उन्होंने ऑलरेडी दिखा भी दिया, ठीक है, रेडियस दिखा दिया। सिलेंडर का भी रेडियस 2x दिखाया हुआ है, हाइट भी उन्होंने दिखा दी थी 1x, सब कुछ इलस्ट्रेट भी करा हुआ है। वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, ये बात इंपॉर्टेंट है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम इक्वल है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर के। अब आपने ये आपको खुद ही इक्वेशन बता रहे हैं, दे आर टेलिंग यू द इक्वेशन कि आप इक्वेशन बना दें, आप हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालें, उसको इक्वेट कर दें सिलेंडर से, ठीक है। मैं वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर निकालूंगा, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर के क्या फॉर्मूला होता है, आई थिंक स्फीयर आपके पास वैसे पहले पेज पे लिखा हुआ होता है, आई एम जस्ट नॉट यूजिंग इट। हेमिस्फीयर के लिए होगा ये कि आपके पास जो स्फीयर का वॉल्यूम दिया हुआ होता है ना, उन्होंने फर्स्ट पेज पे दिया हुआ होता है 4/3 πr³, ठीक है। अब हेमिस्फीयर का मतलब इसका हाफ, तो जब आप इसको डिवाइड बाई 2 करते हैं ना, डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड बाई 2 का मतलब हो जाता है कि मल्टीप्लाई बाय 1/2, राइट, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाता है ना, डिवाइड बाई 2 का मतलब हो जाता है मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो मल्टीप्लाई बाय 1/2 अगर मैं करूँगा, सो आई विल बी हैविंग 2 और 2 कैंसिल, तो ये 2/3 होगा। ये मैंने डायरेक्टली इसलिए नहीं बताया सो दैट यू गाइज डोंट हैव अ शॉक कि 2/3 क्यों हो गया भाई। लाइक जनरली पीपल थिंक कि 4/3 का हाफ कुछ और होना चाहिए, फिर कुछ समथिंग दे माइट फील के ऑड लग रहा है। तो खैर 2/3 πr³ दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। इसको हमें इक्वेट करना है, उन्होंने बोला इक्वल है किसके, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है πr²h, ठीक है, ये आपने यूज़ कर लिया। अब आपने खाली वैल्यूज़ डालनी है और कुछ भी नहीं करना, जो दी हुई ऑब्वियसली 2/3। जस्ट मेक श्योर कि गलत वैल्यूज़ ना डाल दें, हेमिस्फीयर में हेमिस्फीयर के रेडियस हो और सिलेंडर में सिलेंडर का रेडियस कितना दिया हुआ है हेमिस्फीयर का 3x, तो रेडियस में 3x आ जाएगा, 3x का क्यूब इक्वल्स पाई, रेडियस कितना दिया हुआ है सिलेंडर को 2x, राइट, ये लिखा हुआ, ठीक है। तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 2x का स्क्वायर, ठीक है। हाइट कितनी दी हुई है आपके पास किसकी, सिलेंडर की, वो है kx, ये दे दिया, ठीक है। हमने सारी वैल्यूज़ प्लग इन कर दी। अब खाली आपने इसको एवेलुएट करना है, और के ही मेरे ख्याल से हेड में होगा इक्वेशन, और कुछ तो हो नहीं पाएगा क्योंकि ऑब्वियसली कुछ दिया हुआ ही नहीं है। वैसे फाइनली करना क्या, वी डिडंट इवन रीड द क्वेश्चन, वर्क आउट द टोटल सरफेस एरिया, और आंसर को आपने देना है a/x² फॉर्म में। अच्छा, यानी कि a की वैल्यू आएगी, बिकॉज उन्होंने बोला ए इंटीजर है। तो अब जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें नज़र आ जाएगा कि उन्होंने इक्वेशन ऐसी मैजिकल बनाई होगी कि हमारा आंसर आ ही जाएगा। सो 2/, क्योंकि वो x जो है वो शायद कैंसिल कर रहे होंगे मोस्ट लाइकली, पाई, और 3x³ को अगर आप एवेलुएट करें तो वो जाएगा 27x³, क्योंकि 3 का भी क्यूब होगा और x का भी। कैंसिलेशन भी मुझे नज़र आ रही है, मैं हाथ के हाथ कह रहा हूँ, 3 × 3 3 9 27, ठीक है। यहाँ पर है पाई, 2x² हो जाएगा 4x², क्योंकि 2 का भी स्क्वायर होगा और x का भी, और ये साथ में kx लिखा हुआ है, विच आई कुड हैव एवेलुएटेड टुगेदर। अगर साथ में एवेलुएट करें तो कितना हो जाएगा पाई, और ये मल्टीप्लाई होगा ना, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कितना हो जाएगा 4kx³, 4kx³। क्यूब क्यों हो गया, क्योंकि x² और x दो मिला के x³ हो गए। और इस साइड पे क्या बचा, इस साइड पे हमारे पास बचा 2 पाई बचा, और वो 9 से मल्टीप्लाई होगा,
2 पाई किससे मल्टीप्लाई होगा 9 से, और एक्स क्यूब भी लगा हुआ है, तो ये होगा 18 पाई एक्स क्यूब। ठीक है, अब वी कैन डू समथिंग गुड अबाउट हियर। यहाँ पे हम एक अच्छा काम क्या कर सकते हैं, हम पाई और पाई को कैंसिल कर सकते हैं, बिकॉज पाई डिवाइड होगा, यहाँ पे पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, बट मैं यहीं से कैंसिल कर रहा हूँ। सही, यहीं से कैंसिल कर रहा हूँ, कर सकते हैं क्योंकि बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है, वो डायरेक्टली लाइक कैंसिलेबल है। अब यहाँ पे 18 एक्स क्यूब है और वहाँ पर क्या है 4k एक्स क्यूब। अब आप क्या करें, दोनों को साथ साथ बुला लें, या तो इसको उधर बुला लें या तो इसको उधर बुला लें। आई एम थिंकिंग कि मैं किसको बुलाऊँ, आई एम थिंकिंग कि मैं इसको इधर बुला लेता हूँ, 4k एक्स क्यूब माइनस 18 एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब को एक साथ लिया है। अब आप क्या करें, एक्स क्यूब को कॉमन ले लें, क्योंकि एक्स क्यूब दो दफ़ा है, खाली क्या बचा पहले में से 4k माइनस 18, और यहाँ पे कुछ नहीं था तो ज़ीरो था, जिसको हमने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। अच्छा, अब जब भी आपके पास इस तरीके का कोई क्वेश्चन होता है ना कि लाइक यू हैव वन फैक्टर, ये भी एक फैक्टर है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मतलब एक फैक्टर है, ये और ये, तो फर्स्ट वाली चीज़ इक्वल टू जीरो सेट हो सकती है और सेकंड वाली, ठीक है, जैसे हम ऊपर कर रहे थे ना मिडिल टर्म ब्रेक के अंदर, मिडिल टर्म ब्रेक के अंदर भी तो ये करते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं, फर्स्ट को जीरो सेट करते हैं और दूसरे को। एक्स क्यूब इक्वल जीरो करने का फ़ायदा नहीं है, तो एक्स तो जीरो ही आएगा। ठीक है, एक्स तो हम वैसे भी नहीं निकाल रहे, हम के में इंटरेस्टेड है बाय द वे। 4 के इसलिए के में इंटरेस्टेड नहीं क्योंकि आगे के से ही सारी वैल्यूज़ आएंगी, के ही अननोन है रियल, और मे बी हाँ के ही अननोन है रियल। एक सेकेंड, आंसर हमें एक्स फॉर्म में देना है, हाँ एक्स फॉर्म में देना है ना, वो देखिए उन्होंने लिखा हुआ भी है ए पाई एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स तो हमें निकालना ही नहीं वैसे भी। ठीक है, तो 4k वैसे निकल भी नहीं सकता। 4k माइनस 18 को आप, सॉरी मैंने इसको गलत यूज़ कर लिया, 4k माइनस 18 को मैं किसके अगेंस्ट सेट कर दूंगा, 4k माइनस 18 को सॉरी मैं किसके अगेंस्ट सेट कर दूंगा, अगेंस्ट द ज़ीरो। 4k माइनस 18 इक्वल ज़ीरो, इससे k की वैल्यू क्या हो जाएगी 18/4। ठीक है, कि माइनस 18 वहाँ जाके प्लस होगा, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर दें 2 9 18 2 2 4 9/2। ठीक है, ये आपके पास k की वैल्यू आ गई। अब जब k की वैल्यू आ गई, यू जस्ट नीड टू यूज़ दिस वैल्यू टू फाइंड द सरफेस एरिया, क्योंकि उन्होंने बोला था सरफेस एरिया निकालना ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर को याद रखना है, सिलेंडर का निकालना है। और अब वो बात इंपॉर्टेंट है भाई, देखें हर छोटी छोटी बात इंपॉर्टेंट होती है, जो मैंने स्टार्ट में रीड कर लिया सॉलिड, ऑब्वियसली जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद रहेगी कि क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। सॉलिड होने का मतलब क्या है कि ऊपर वाला एरिया भी कलर हो सकता है, नीचे वाला जो सर्कल है वो भी कलर हो सकता है, और ये कर्व सरफेस एरिया भी है। ठीक है, तीन आपके पास सरफेस एरिया है। तो तीन सरफेस एरिया कैसे होते हैं आपके पास, सरफेस एरिया का जो आपके पास फॉर्मूला है वो ये होगा, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आई थिंक फर्स्ट पेज पे दिया हुआ होता है, दैट इज़ 2πRh। ठीक है, बट आई एम नॉट यूजिंग इट, मैं डायरेक्टली खुद से कर रहा हूँ। और दो सर्कल्स क्या हो जाएगा 2πr²। ठीक है, एक टॉप का सर्कल और एक बॉटम का सर्कल, πr² इज द एरिया ऑफ द सर्कल, जो दिया हुआ होता है फर्स्ट पेज पे। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे, खाली आपके पास ये आ जाएगा 2 पाई की वैल्यू, मतलब पाई आ गया, और पाई में ही आंसर चाहिए बाय द वे, आप देख लें आंसर में उन्होंने पाई लिखा हुआ है। ठीक है, रेडियस कितना आया, रेडियस हमारे पास आया है क्या, रेडियस तो हमें नहीं पता ना, रेडियस तो हमारा 2x था, सिलेंडर में कह रहे हैं बाय द वे, अगेन याद रखिएगा कौन सी शेप कह रहे हैं, तो रेडियस में 2x ही आएगा, क्योंकि उनको आंसर भी x फॉर्म में चाहिए, वो भी उन्होंने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x। ठीक है, हाइट कितनी हमारे पास आई थी, हाइट थी kx, हाइट थी kx, लेकिन k आ गया, k कितना आया था, k आया था 9/2, तो मैं लिखूँगा 9/2x, क्योंकि हाइट क्या थी kx, तो k क्या है 9/2, तो 9/2x हो गया kx। सही, और वैसे आई जस्ट वांट टू डू द कटिंग राइट अवे, सही, मैंने वैसे ही द कटिंग में राइट अवे कर देता हूँ। तो आप 2 और 2 को काट लें, 2 और ये 2 को ऐसे भी काट लें, मैं अंदर वाला काट देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हुआ है अभी। ठीक है, प्लस 2 पाई, रेडियस कितना था, रेडियस था 2x। ठीक है, ये रहा 2x रेडियस, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2x का स्क्वायर। ठीक है, रेडियस का स्क्वायर कितना हो गया, ये 2 पाई है और 9 है, और x और x, देखिए आपके पास क्या क्या चीज़ें ये देख लें ज़रा, 2 पाई है, x है, 9 है और x है। ठीक है, तो 2 पाई 9 से मल्टीप्लाई होगा तो कितने होगा 18 पाई। ठीक है, 2 पाई 9 से मल्टीप्लाई 18 पाई, और x दो थे तो x स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस दूसरी साइड पे क्या भाई 2x स्क्वायर, तो पहले एक्सपैंड होगा ना, 2 पाई ये रहा, 2x स्क्वायर कितने हो जाते हैं 4x स्क्वायर, क्योंकि 2 का भी स्क्वायर होगा x का भी, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर लें 2 4 8 होगा, 8 पाई x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे कितने 18 पाई x, ओहो x स्क्वायर। नाउ यू जस्ट नीड टू सी कि टोटल आंसर कितना होगा, ये ऐड अप हो सकता है क्योंकि दोनों एक्स स्क्वायर है। ठीक है, 18 पाई और 8 पाई कितने हो जाएंगे 26 पाई एक्स स्क्वायर, और देखें बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में आंसर आ गया, जैसे वो बोल रहे थे आपका आंसर आना चाहिए ए पाई एक्स स्क्वायर में, देखें आ गया मेरा ए पाई एक्स स्क्वायर, तो बिल्कुल आ गया। हैड दे आस्क्ड फॉर द एज वैल्यू, तो ए की वैल्यू 26 होती है, क्योंकि 26 जो है वो ए की जगह पे लिखा हुआ है ना, उन्होंने बोला ए पाई एक्स स्क्वायर, नीचे लिखने को बोला था बट आई जस्ट रोट इट अबव। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 में क्या बोल रहे हैं, 20 में आपके पास दिया हुआ ये कुछ वेक्टर का क्वेश्चन है, ओपी क्यू उन्होंने बना दिया, ट्राइंगल बना हुआ है, ओ ओरिजिन है। ठीक है, और इज अ पॉइंट ऑन ओ क्यू एंड ओ क्यू इक्वल्स 3 OR।
ठीक है, ओ क्यू इक्वल्स 3 टाइम्स ओ आर। अच्छा मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली ओ क्यू अभी निकाल लेता हूँ ऐसे ही। ठीक है, ओ क्यू मैं ऐसे ही निकाल रहा हूँ। क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने बोला 3 टाइम्स ओ आर है, ओ आर तो उन्होंने दिया हुआ 2b, तो 3 टाइम्स हो जाएगा ना इसका, क्योंकि उन्होंने बोला 3 टाइम्स है, तो ये कितना हो जाएगा 6b। ठीक है, ओ क्यू तो वैसे ही आ गया। और थोड़ा वेक्टर स्टाइल में बना लेते हैं। एक्स इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। एक्स मिड पॉइंट है पी क्यू का, खैर पी क्यू तो बाद में निकलेगा, एक सेकेंड, पी क्यू तो बाद में निकलेगा, बट आई नो कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये वाला वेक्टर इक्वल आएगा ना, क्योंकि मिड पॉइंट होने का मतलब क्या, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। खैर अब हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन से पहले भी वैसे हमने कोई क्वेश्चन ही कर दिया, आई एम श्योर वो आगे यूज़ ही हो रहा होगा। फाइंड एज सिंपली एज पॉसिबल, दैट मीन्स अगर सिंप्लीफिकेशन हो रही है, ए एड अप हो रहे हैं, बी ऐड हो रहे हैं, तो करें इन टर्म्स ऑफ ए एंड और बी। एंड और बी का मतलब ये कि ए दोनों भी आ सकते हैं, हो सकता है इनमें से खाली ए आ रहा हो, खाली बी आ रहा हो, पी आर निकालना है एनीवेज। पी और आर आपके पास कहाँ पर है, पी और आर ये रहा। ठीक है, अब हमेशा डायरेक्शन बना लिया करें, पी से आपको आर चाहिए। ठीक है, पी से आर जाने का मतलब ये है कि अब आपने क्या करना होता है, आपने रास्ता ढूंढना होता है। पी से आर आपको डायरेक्टली वैल्यू तो नहीं पता ना, अब आप लंबा रास्ता ढूंढेंगे जो आपके पास अवेलेबल है। तो आप पी से स्टार्ट करना है, आपको आर तक जाना है। ठीक है, ये शॉर्टकट नहीं पता, हमें लंबा रास्ता पता है। हम पी से पहले ओ जाएंगे और फिर ओ से आर जाएंगे, क्योंकि वही वैल्यूज तो अवेलेबल है, पी आर डायरेक्टली वैल्यू तो अवेलेबल नहीं है। अब मुझे पहले पी से ओ जाना है, मैं ऑपोजिट जा रहा हूँ। उन्होंने 3 दिया हुआ है ओ पी, मुझे क्या जाना है पी ओ, तो ये ऑपोजिट क्या हो जाएगा -3 है। जब वेक्टर में आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो आप उसका आंसर बस माइनस कर देते हैं, मतलब ऑपोजिट साइड में लिख देते हैं। ओ पी इस 3 है तो पी ओ कितना हो जाएगा -3 है। पी से ओ जाऊँगा, फिर ओ से आर, ओ से आर तो ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है 2b, तो पहले मैंने -3a गया और फिर मैं 2b गया, पहले मैं -2a गया और फिर मैं 2b गया। मैं लिख देता हूँ -3a और फिर मैं गया 2b, -3a + 2b, ये आ गया। यानी कि वैसे आइडियली यहाँ पे ये भी लिख देना चाहिए आप लोगों के पी आर आप लोग गए कैसे, पी आर कैसे गए, आप पी आर गए पहले पी से ओ और फिर ओ से आर। ठीक है, वैसे तो 1 मार्क का, तो यहाँ पे इसके मार्क नहीं थे स्टेप के। दूसरा आपके पास बोला है, दूसरा आपके पास बोला है पी आर क्यू। आर क्यू ज़रा देख लेते हैं, आर क्यू कहाँ पर है, आर क्यू कहाँ है, आर क्यू कहाँ है, ये रहा। तो आर से क्यू ये रहा। अब आर से क्यू जाने के लिए क्या क्या देख सकते हैं, आई वुड प्रेफर दिस रूट, जो अभी हमने क्योंकि थोड़ा बहुत सॉल्व कर लिया ना, हमने ये सॉल्व कर लिया है कि हमें ये पता है कि आर पी कितना है, हमें आर पी पता है ना। आर पी इसलिए पता है क्योंकि अभी हमने पिछले पार्ट में पी आर निकाला है, तो वो एक ही बात है, आर पी बोले पी आर बोले, बस ऑपोजिट साइन है। खैर लेकिन हम आर से पी तो चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद हम पी से क्यू तो नहीं जा सकते, राइट। हमारे पास आर से हम कहाँ चले गए, पी, और फिर पी से हमें क्यू आना है ना फाइनली, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आर क्यू, क्वेश्चन बोल रहा है आर से लेकर क्यू तक जाना है। तो आर से डेस्टिनी स्टार्ट हुई जर्नी, पी पे गए और फिर पी से वापसी क्यू आना है। पी क्यू तो गिवन नहीं है, लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं, पी क्यू निकाल सकते हैं। ये जो हमने करा है ना, यकीनन काम आएगा। ठीक है, हमेशा जो क्वेश्चन कोई हिंट देते हैं ना, उसको फ़ौरन कर लें, वो काम की हिंट होती है। अब ज़रा मैं डायग्राम में थोड़ी इरेजिंग कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी इरेजिंग करेंगे हम ताकि इसको ईजिली कर सकें ज़रा साफ़ तरीके से। एक सेकेंड, ओके। अब हमने क्या करा हुआ है, हमने ये करा है कि हमने टोटल जो है वो रास्ता निकाला हुआ है। हमने टोटल कौन सा रास्ता निकाला हुआ है कि ओ क्यू है टोटल 6b, हमने ये निकाला हुआ है ना यहाँ पे, ओ क्यू 6b है। ओ क्यू 6b का मतलब है ओ आर उसमें से 2b है और आर क्यू क्या होगा 4b होगा, जब भी तो टोटल 6b हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा मसला ये आ रहा था, मुझे पी से क्यू जाने में प्रॉब्लम हो रही थी ना, पहले मैं पी से क्यू मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो पहले पी से क्यू निकाल लेते हैं। पी से क्यू अगर हम निकाल लेंगे तो शायद हमारे वो आर क्यू निकालने में भी काम आ रहा था, क्योंकि आर क्यू में मुझे आर से पी जाना पड़ रहा था और फिर पी से मुझे क्यू आना पड़ रहा था, बट पी क्यू अवेलेबल नहीं था, तो अब हम पहले पी क्यू निकालेंगे। ठीक है, कभी कभार एक क्वेश्चन के लिए आपको कुछ और भी निकालना पड़ता है। अब पी क्यू कैसे निकलेगा, पी क्यू एज अ ब्रॉडर ट्राइंगल, देखें बड़ा ट्राइंगल है ना पी क्यू वाला, पी ओ पी क्यू, ये बड़ा ट्राइंगल है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं बड़े वाले ट्राइंगल में जाऊँगा पी से ओ, अब मुझे पी से क्यू निकालना है। ठीक है, पी से क्यू निकालने के लिए पहले मैं जाऊँगा पी से ओ और फिर मैं जाऊँगा ओ से पूरे क्यू तक। ठीक है, पहले मैं जाऊँगा पी से ओ और फिर मैं जाऊँगा ओ से क्यू तक। पी से ओ कितना है -3 है, क्योंकि मैं ऑपोजिट जा रहा हूँ। ठीक है, और फिर ओ से क्यू कितना है 6b, जो हमने निकाला था ना, ओ से क्यू कितना है टोटल 6b, यहाँ पे निकाला हुआ है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, अभी मैंने निकाल लिया पी क्यू, जो मैंने निकाला ये क्या है पी क्यू, क्योंकि मुझे पी क्यू चाहिए था। पी क्यू इसलिए चाहिए था क्योंकि पी क्यू इज़ गोना हेल्प मी, क्यों वो निकाला था हमने, मैं भूल गया। ओके, पी क्यू हमने इसलिए निकाला था, क्योंकि हम जब ये हमें दूसरे पार्ट में आर क्यू निकालना था ना, हमें इस पार्ट बी में आर क्यू निकालना था, तो आर क्यू जाने के लिए मैं लिख देता हूँ, आर क्यू जाने के लिए पहले आप जा रहे थे, पहले जा रहे थे आर से पी और फिर पी से क्यू। ठीक है, अब पी क्यू आ गया तो हमारा आंसर हो जाएगा। पहले आर से पी जाते हैं, आर से पी का आंसर हमारे पिछले आंसर में निकला था, पी आर कितना निकला था -3a + 2b, लेकिन वो पी आर है, हमें आर पी चाहिए, तो वो ऑपोजिट हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यूज ऑपोजिट हो जाएंगी, -3a के बजाय +3 हो जाएगा और 2b के बजाय -2b हो जाएगा। मैंने क्या करा, दोनों के बस साइंस ऑपोजिट कर दिया। ठीक है, ये आ गया आर पी। अब मुझे पी क्यू की वैल्यू ऐड करनी है। पी क्यू मैंने अभी निकाला है, पी क्यू देखिए यहाँ पे मैंने निकाला,
पी क्यू कितना आया था, -3 है प्लस 6b, तो मैंने प्लस गलत लिख दिया, प्लस लिखने का फ़ायदा नहीं है, -3 है प्लस 6b, प्लस लिखने का इसलिए फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो जब एक्सपैंड होगा ना तो वो खुद ही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस पीछे कुछ भी नहीं करता, ठीक है, प्लस इज़ फॉर नथिंग, प्लस कोई रीज़न के लिए नहीं है, प्लस माइनस वही हो जाएगा ना, तो 3a -2b, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक सेकेंड, ये हमारे पास 2b हो गया, ओके, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो वही हो जाएगा, मतलब अंदर के साइन एज इट इज़ आ जाते हैं, जब प्लस होता है ना बाहर तो कुछ भी नहीं होता। अब क्या होगा, 3 और 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो गए, -2b प्लस 6b कितने हो गए, 4b, तो ये 4b आ गया, राइट, कुछ मसला तो नहीं करा हमने, नहीं करा, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ x कैसे निकलेगा, वेयर इज x। अच्छा, आई वाज थिंकिंग कि अभी तक मिड पॉइंट का काम क्यों नहीं आ रहा, अब आ रहा है। खैर, पोजीशन वेक्टर ऑफ x का मतलब ये है कि आपने OX निकालना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ x का मतलब क्या है, आपने क्या निकालना है, OX, क्योंकि पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है आपने ओरिजिन से देखना है। OX निकालने के लिए आपको O से X तक जाना है ना, तो पहले आप O से P चले जाएँ और P से X चले जाएँ। क्या बोल रहा हूँ मैं, आप पहले चले जाएँ O से P और फिर P से X, पहले आप चले जाएँ, आई विल शो इट हियर कि आप पहले चले जाएँ O से P और फिर P से X, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, हम कैसे जाएंगे, हमें OX निकालने को कह रहे हैं वो लोग, और हम जाएंगे O से P और फिर P से X। अब अच्छी बात ये कि हमारा सब कुछ हुआ हुआ है, OP का भी हमें आंसर पता है और PX का भी पता है। अब आप बोलेंगे PX का कैसे पता, वो भी दिखाता हूँ। OP का क्या है, OP का तो 3 दिया हुआ है ना उन्होंने, 3 आ गया। PX क्या है, PX मिड पॉइंट है, X मिड पॉइंट है ना, उन्होंने खुद बताया था। देखिए हर बात क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट होती है, अगर वो बात याद होगी माइंड में, वो आपकी चल रही होगी ना, तो ईजिली हो जाएगा क्वेश्चन। PQ हमने निकाला हुआ है ना, PQ का हाफ होगा ना PX, क्योंकि वो मिडिल में, तो PQ कितना था, -3a प्लस 6b। अब मुझे क्या करना है, बस -3a प्लस 6b जो मैंने टॉप में निकाला था ना, -3a प्लस 6b, उसका बस मुझे हाफ कर देना है। इसका हाफ का मतलब इसके पीछे 1/2 कर दें, ठीक है। अब इसको कैसे वैल्यूएट करेंगे, 3a और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 से, तो प्लस माइनस माइनस और 3/2a, ठीक है। और प्लस ये वाला कैंसिलेशन पॉसिबल है, 1/2 जब 6b से मल्टीप्लाई होगा तो 3b हो जाएगा, क्योंकि 6 का हाफ 3 होता है ना। इसके अलावा अब आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करके करना पड़ेगा, अपॉन में 1 लगाएं, मल्टीप्लाई बाई 2 नीचे, मल्टीप्लाई बाई 2 नीचे और मल्टीप्लाई बाई 2 ऊपर भी, 3a 2 ज़ा 6a, 6a हो जाएगा और -3 हो जाएगा, और अपॉन में आप कॉमन डिनोमिनेटर 2 हो जाएगा, और प्लस 3b साइड में हैंग कर रहा है, ठीक है। 6a -3a कितने हो गए, 3a/2 और साइड में 3b, ठीक है। ये आंसर हो गया। थोड़ा सा हम स्पीड रन कर लेंगे, क्योंकि अब ये आसान अलजेब्रा वाले क्वेश्चन है तो आप लोगों को पता ही होंगे, बट थोड़ी सिली मिस्टेक कर लेते होंगे आप लोग जब ट्राई करते होंगे, तो इसलिए मिस्टेक हो जाती है। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, जब ये फ्रैक्शन मर्ज हो पाएगा, सिंगल हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2x + 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 - x से, एंड आई शुड बी राइटिंग लाइक दिस, ठीक है, क्योंकि ये जो 4 - x है वो इस साइड पे भी मल्टीप्लाई होगा, इस पर भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होगा ना, सही। तो आई विल हैव टू डू दिस, ठीक है। दूसरा क्या होगा, बीच में माइनस लगा हुआ है और दूसरी साइड पे 5x है, 5x किससे मल्टीप्लाई होगा, x - 1 से, ठीक है। राइट वाला लेफ्ट वाले से, लेफ्ट वाला राइट से, और डिनोमिनेटर कॉमन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, x - 1 अब मल्टीप्लाई बाय 4 - x, ठीक है। दोनों डिनोमिनेटर्स आ गए। अब इसको आप खाली इवैल्यूएट कर लेंगे, सारे को सबको सबसे मल्टीप्लाई कर लें। 2x 4 से मल्टीप्लाई हुआ 8x, फिर 2x - x से मल्टीप्लाई हुआ -2x², ठीक है। फिर 3 4 से हुआ 12, फिर 3 - x से हुआ -3x, ठीक है। फिर ये याद रखें -5x से, -5x से हुआ -5x², और फिर -5x - 1 से हुआ तो +5x, ठीक है। नीचे कॉमन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा वो भी, x पहले 4 से होगा 4x, फिर x - x से होगा -x², फिर -1 4 से होगा -4, फिर -1 - x से होगा +x। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने, नहीं करी, आई एम श्योर, ठीक है। इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, देख लें लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं। 8x -3x और +5x, तीन जनरेट हो गए, ये कैसे हो गया, हाँ हो गए, बिकॉज यहाँ पे डबल हुआ है, वहाँ पे एक 8x - 3x 5x हो गया, और 5x में आखिरी 5x प्लस करे तो 10x हो गया, 10x मैं मिडिल में लिख रहा हूँ, ठीक है। और x स्क्वायर्स देख लें, x स्क्वायर्स कौन कौन से हैं, -2x² और -5x², ये होगा -7x² और ये +10x था। अब नंबर्स देख लें, नंबर्स आपके पास हैं 12 और बस खाली 12, +12 आ गया, और कॉमन नीचे जो आपके पास सिंप्लीफाइड टर्म बनी थी उसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x + x 5x, ठीक है। -x² आ गया स्टार्ट में, बीच में मैंने जगह ही नहीं छोड़ी, प्लस की आ गया, और -4, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट्स x² वाले एक साथ हो गए, x एक साथ हो गया, नंबर एक साथ हो गया। लास्टली ये कितने क्वेश्चन और बाकी हैं, 22 23 24 हो जाएगा जल्दी से।
लेट्स सी 22 में आपके पास दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स कुछ दिए हुए हैं, आई विल शो इट, वेट, ये दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, ए और बी की वैल्यूज़ निकालनी है। तो काफ़ी आसान है, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन के ज़रिए भी हो सकता है एक्चुअली। अगर आप देखें तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि x 0 है और y 5 है, x 2 है, y 13 है ना, ये उन्होंने वैल्यूज़ दी हैं। अब इसका मैं प्लग इन कर रहा हूँ, लेट इट, ठीक है, हो गया। अब से देख लेते हैं, y इक्वल्स a की पावर x प्लस b, ठीक है। पहला कोऑर्डिनेट मैं यूज़ कर रहा हूँ 0,5 वाला, 0,5 जब मैं यूज़ करूँगा तो y में 5 आ गया और x में 0 आ गया। a की पावर 0 का मतलब है आप इसको इग्नोर ही करना है, क्योंकि 0 पावर होती है 1, मतलब a की पावर 0 हो जाता है 1 जब भी, ओहो हो, नो 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 नो, मैंने एक मिस्टेक करने वाला था अभी, 1 हो गया, लेकिन 1 गायब थोड़ा ना होगा, 1 यहाँ पे प्लस हो रहा है, ठीक है, 1 यहाँ पर प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई होता तो वो रिमूव हो सकता है, 1 प्लस हो रहा है तो इम्पैक्ट कॉज करेगा ना, 1 यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ देखिए माइनस होगा, 5 - 1 4 हो जाएगा, तो b की वैल्यू तो आ गई, अभी ऐसी बैठे बैठे आ गई 4। अब दूसरी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, दूसरा जो कोऑर्डिनेट है उसको प्लग इन करेंगे, y इक्वल्स a x की पावर x प्लस बी। अब दूसरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ था 2,13, तो y में 13 लग जाएगा और a 2 लग जाएगा x में। b की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल दी, जो मैंने b लग भी नहीं रहा, b की वैल्यू 4 थी, 13 ये -4 हो जाएगा, 13 + 4 वहाँ जाके माइनस हो गया, a² है ये, अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। और हाँ, पॉजिटिव यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफाई तो नहीं करा वैसे तो, लाइक हम दोनों ट्राई कर सकते नहीं कर सकते, आई हैव टू सी। अगर हम पॉजिटिव 3 में करते हैं तो वेट अ सेकेंड, वैसे तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे तो दोनों आ रही हैं, बट विल हैव टू वेरीफाई। अगर हम -3 करें तो -3 से कोई फ़र्क पड़ेगा, हाँ फ़र्क तो पड़ेगा। अगर हम क्योंकि स्क्वायर करते हैं तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और -3 का क्यूब हो जाएगा तो उधर तो फिर नेगेटिव हो जाएगा। सो लेकिन इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं यील्ड हो रही, हाँ ठीक है, तो पॉजिटिव खाली इसमें एक्सेप्ट होगी। पॉजिटिव इसलिए एक्सेप्ट होगी क्योंकि अगर आप वाई वाले कोऑर्डिनेट्स को देखें ना, ग्राफ के अंदर आप देखें तो वाई हमेशा पॉजिटिव रह रहा है ना, वाई हमेशा पॉजिटिव जा रहा है। दैट मीन्स हम नेगेटिव वाला नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि नेगेटिव वाला देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है -27। अगर एक ही वैल्यू पॉजिटिव -3, वैसे तो दोनों हो सकती है, आप सोचे तो अंडर रूट लेते हैं ना, अंडर रूट में प्लस माइनस आंसर आते हैं, बट इधर अगर मैं नेगेटिव ले लूँगा ना तो मेरी इक्वेशन के अंदर क्या हो जाएगा, इक्वेशन के अंदर मसला आ जाएगा। मसला ये आ जाएगा क्योंकि अगर a की वैल्यू नेगेटिव वाली आ गई तो -3 जैसे है, और अगर x का कोऑर्डिनेट 3 के ऊपर बात करूँ मैं, x का कोऑर्डिनेट 3 है और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 6, तो अगर मैं इसमें y वैल्यूट करूँ, जिससे y वैल्यूट होगा ना तो y हमारा नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव हो नहीं सकता, सो दैट्स वाई इसमें खाली पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट होगी, ठीक है। तो आप खाली यहाँ पे 3 लिखेंगे और b में कितना लिखेंगे, b में 4 लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट टू द ग्राफ। एसिम्पटोट जो है ना हमेशा वही पॉइंट होता है जहाँ पर आपके पास फर्दर वैल्यू, लो एक तो ऑलरेडी बना हुआ है क्या, नहीं पी से और नीचे जा रहा है, आई थॉट के नहीं जा रहा, खैर उन्होंने बी की वैल्यू दी है ना, आपके पास एसिम्पटोट ये होता है, एसिम्पटोट ये होता है जो प्लस बी होता है ना, हमेशा ये आपके पास एसिम्पटोट होता है, y इक्वल्स ए एक्स प्लस बी, ए की पावर x प्लस बी, जब भी इक्वेशन होती है एसिम्पटोट की, इसमें b आपका क्या होता है, वो होता है एसिम्पटोट, और b की वैल्यू क्या थी, ऊपर लिखी हुई 4, ठीक है। तो आपका y इक्वल्स 4 एसिम्पटोट हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू 4 कभी भी रीच नहीं हो रही, ठीक है, एसिम्पटोट उसे कहते हैं, और हमेशा ये साइड वाला ही होता है, जो साइड वाला जो वैल्यू मैंने आपको दिखाई b वही होता है, तो y इक्वल्स 4 उसका एसिम्पटोट हो जाएगा। नाउ हम इसको अब इवैल्यूएट करते हैं। अब आपके पास इसमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा इंडाइसिस में सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है कि आप सबसे नंबर को छोटी पावर में करें। 27 को आप कर सकते हैं 3 का क्यूब, और उसके ऊपर पहले से एक और पावर लगी हुई है -4/3, तो उसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ। 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और इसके साथ एक और x लगा हुआ है, सही है, 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 3 की पावर -4 इक्वल्स 3 की पावर 2x। बेसिस को आप ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि आप सारी खाली इंडाइसिस को, सारी खाली पावर्स को कंपेयर करेंगे, तो -4 इक्वल्स 2x, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, -4/2 कितना हो जाएंगे, -2, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिंप्लीफाई करना है इस रेट को, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। 3 को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 × 2 हो जाएगा 6/8, ठीक है, और फिर 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 हो जाएगा। नंबर से मल्टीप्लाई होता है सेट से, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट मल्टीपल्स की बारी आ जाएगी, यानी अभी हमने एक सेट करा मल्टीपल का, अब इसको इससे भी करना है और इसको इससे भी करना है। पहले 5/2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2/8 से, तो क्या होगा, 5 2 से मल्टीप्लाई होगा 10 हो जाएगा, और √2 √8 से होगा तो √16 हो जाएगा। √16 इवैल्यूएटेबल आई नो, तो वो मैं बाद में इवैल्यूएट कर दूंगा। खैर 5/2 का हमने पहले किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2/8 से। अब 5/2 अब -1 से भी मल्टीप्लाई होगा, 5/2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5/2 हो जाएगा ना, क्योंकि 1 से तो मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता, बट नेगेटिव था तो नेगेटिव मैंने पुट कर दिया।
ठीक है। अच्छा मैं ये कह रहा था इसमें कोई सिम्प्लीफिकेशन पॉसिबल है, वो ये है कि √16 होता है 4, तो आप करेंगे 10 टाइम्स 4, सही, इवेलुएट होकर उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 40 हो जाएगा सिंपली। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6√8 - 3 प्लस कितना होता है 40 - 5√2, और एक दो सिम्प्लीफिकेशन और हो सकती हैं, एक दो नहीं ज़्यादा हो सकती हैं। 40 - 3 तो हो जाएगा 37। अनदर थिंग दैट यू कैन डू इज़ कि कभी भी अगर कोई बड़े इंडाइसिस हो, बड़े सेट्स होते हैं ना, उसको आपने सिम्प्लीफाई करना होता है। 8 सॉरी ये लोड हो रहा है, एक सेकेंड। 8 का जो सर्ड है ना, 8 के सर्ड को आप लिख सकते हैं ऐसे, तो इसका मतलब है कि इसमें 3 दफ़ा 2 आ रहे हैं, जो 2 2 आपके पास पेयर में आ रहे हैं उसको आप बाहर निकाल देते हैं, और जो एक बचता है उसको आप अंडर रूट में छोड़ देते हैं। तो 6√8 था, √8 इसके अंदर क्या बन गया, √8 बन गया 2√2, राइट। √8 का मैंने आपको वर्किंग दिखाई, और 6 बाहर है तो 6 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 12√2। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 12√2, यहाँ पे माइनस आ गया, और ये वाली चीज़ मैं कॉपी कर लेता हूँ, नहीं माइनस नहीं प्लस आएगा, क्योंकि बड़े नंबर के साथ प्लस था यहाँ पर, -5√2 ये आ गया। अब ये दोनों भी ऐड अप हो सकते हैं, मतलब प्लस माइनस हो सकते हैं। 12 - 5 करेंगे तो 7 √2 + 37, हमेशा लाइक टर्म्स ही ऐड अप होती हैं साथ में। ठीक है, तो आपके पास ये एक और आंसर आ गया, एंड आई थिंक इन दिस वे वी आर डन विथ ऑल।